So I'll be moderating this one, or culture crossover with languages. बिहार की जो भाषाएं हैं, कई बोलियां हैं, और भाषा की जो यात्रा और उससे जुड़ी राजनीति है, जहाँ कई बार बोलियों को बोली बोलने पर भी कई तरह के विरोध होते हैं, उनको भाषा श्रेणी में रखना होता है, कई उपभाषाएं हैं। तो इन सारी बातों पर, बिहार की भाषाओं पर, बिहार की बोलियों पे, उससे जुड़ी क्या संस्कृतियां हैं, क्या क्रॉसओवर्स हैं, सब पे बात करने के लिए हमारे पास विद्या चौधरी जी हैं और साथ में अनिरुद्ध सिंह जी हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं विद्या जी से। उनका स्वागत तो हो ही चुका है कि उनका इस विषय पर, सबसे पहले जब विषय उनको ये मिला और उनसे ये आग्रह किया गया कि इस विषय पर बात करनी है, तो व्हाट वाज हर फर्स्ट टेक? आपको क्या, कैसा लगा कि क्या क्या आप कवर करना चाहेंगे इसमें? जी। सबसे पहले नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल के प्रति बहुत बहुत आभार कि उन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को अपने में समेटा है। यह बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा लगा कि उसमें जो एक तरह से नकारात्मक दृष्टि से देखी जाती है, बज्जिका को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। बहुत बहुत आभार जी। और आप सभी श्रोता सभागार में, भरी सभागार में उपस्थित हैं इस क्षेत्रीय भाषा को सुनने के लिए। यह हमारे लिए, हम सभी बज्जिकांचल के वासियों के लिए, और बज्जिका सिर्फ बज्जिकांचल की नहीं, संपूर्ण भारत की है। आगे बात करूंगी। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत आभार। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे बज्जिका पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। और इसके जिस बिंदु से भी, जिस एस्पेक्ट से भी मुझे पूछा जाएगा, मैं इसका उत्तर आपको दूंगी, देने का प्रयास करूंगी भरसक। तो और साथ में विद्या जी, अनिरुद्ध जी का भी बज्जिका से संबंध है, मगही से, मैं मगही से ज़्यादा है। तो आप अच्छा, इन भाषाओं से अपने संबंध के बारे में ज़रा प्रकाश डाल दें ताकि हम लोग शुरुआत करें फिर। मेरा मानना है कि जो कुछ भाषाएं जिनको बोलने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उनका तो विकास व्याकरण के तौर पे भी काफ़ी हुआ है। और उन भाषाओं में कई तरह की रचनाएं, कहानी हो, उपन्यास हो, लघु कथा हो, तमाम तरह की के साहित्य उपलब्ध हैं। लेकिन जो भाषाएं कम लोगों के द्वारा बोली जाती है, जिनकी संख्या सीमित काफ़ी है, उनके व्याकरण का विस्तार उस तरह से नहीं हुआ। लेकिन किसी भी प्रकार से उनका महत्व उनके बोले जाने वाले लोगों की संख्या के आधार पे देखना उचित नहीं होगा। कम लोग बोलें, ज़्यादा लोग बोलें, भाषाओं का एक अपना महत्व होता है, अपनी गरिमा होती है, उसको हमें उसी रूप में देखना चाहिए। मगही का भी उसी तरह एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन उसका साहित्य इतना समृद्ध नहीं है जितना अन्य भाषाओं का है। वैसा ही हम अंगिका, बज्जिका के बारे में भी कह सकते हैं। लेकिन विद्या जी की तरह कई ऐसे लेखक और कवि उन भाषाओं में भी हमारे यहाँ हैं जो उसका झंडा हमेशा से बुलंद रखते हैं। इस संबंध जी में जी जी। विद्या जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे सबसे पहले कि किसी भी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, एक तो ठीक है, लोक जीवन में जितनी ज़्यादा वो प्रयोग में आती है भाषा, वो बची रहती है, फिर वो समय के साथ साथ उसका स्वरूप भी बदलता है। लेकिन उसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें लिखी जाती हैं, उसका साहित्य जितना वृहत होता है, और धीरे धीरे कई बार कुछ भाषाओं के साथ हम देखते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं के साथ, कि उन पर फिल्में भी बनने लगती हैं, तो उसका प्रचार प्रसार और ज़्यादा होता है। लेकिन ये भी होता है उस यात्रा में, फिल्मों के माध्यम से कई बार उसमें विकृति भी आ जाती है भाषा में। उसको कई लोग जो दूर से देख रहे हैं उस भाषा को और फिल्मों के माध्यम से ही देख रहे हैं, तो अगर फिल्मों में कोई दिक्कत है तो उनको लगता है भाषा की ये
इनबिल्ट इनहेरेंट क्वालिटी है, अंतर्निहित बात है उसमें उनको, क्योंकि भाषा का पता नहीं है। तो फिल्मों ने और साहित्य ने कितना सकारात्मक या कितना नकारात्मक असर इन क्षेत्रीय भाषाओं पर किया है, आपका क्या सोचना है इस पर? मैं इस नकारात्मकता की ओर बात करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बज्जिका बिहार में जो 5 भाषाएं हैं मुख्य रूप से, मैथिली, बज्जिका, अंगिका, भोजपुरी, मगही, इसमें एक मैथिली है और भोजपुरी है। इसके नाम तो सर्वत्र माने फैले हुए हैं, चाहे वो फिल्म हो, गाने हों, लेकिन ये अंगिका और बज्जिका ज़्यादा उपेक्षित है और उसमें मगही भी है। इसके पीछे कारण ये है कि देखिए, बज्जिका 5 भाषाएं एक तरह से सहोदरा हैं। बज्जिका की उत्पत्ति का मैं थोड़े से शब्दों में बताना चाहूँगी कि बज्जिका की माने का जो श्री गणेश हुआ कहाँ से होता है। बज्जिकांचल का हाजीपुर से लेकर के ये महनार तक पुरातात्विक खुदाई हुई। उस खुदाई से जो अवशेष मिले उसमें नवपाषाण काल के अवशेष मिले। नवपाषाण काल में मानव वहाँ निवास करना शुरू किए और इसका विस्तार पार तक जाता है। तो ये बताइए कि जिस क्षेत्र में मानव ने आरंभिक रूप से निवास शुरू किया, जब उसको बोलने नहीं आता था, तो उस क्षेत्र में आया और जब वहाँ निवासन शुरू किया, उसके बाद वहाँ से संस्कृति का विकास शुरू होता है। तो यह हम समझते हैं कि माने सिर्फ उत्तर बिहार के लिए नहीं है, संपूर्ण बिहार के लिए है। तो जहाँ से भाषा संस्कृति का जहाँ से विकास आरंभ हुआ, वहीं से भाषा उत्पन्न होगी। अब भाषा कैसे उत्पन्न हुई, मैं पुरातत्व के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि जब मानव गंगा के समतल गंगा गंडक के समतल मैदान में जब आया, तो उसे तो किसी से भेंट नहीं थी, वो अपने आप था। तो नदी की धारा का कलरव, पेड़ पौधे का डोलना, उससे आवाज़ निकलना, हवा की सनसनाहट, उस समय के मानव के चेतन मन ने इसको ग्रहण किया। क्योंकि समाज तब तक नहीं चलेगा जब तक कि उसमें संवाद नहीं होगा। तो संवाद के लिए कुछ माध्यम चाहिए। उसके मन मस्तिष्क ने उसको ग्रहण किया, उसकी एक्टिविटी को अपने में लिया कि वह नदियाँ, पानी बह रहा है तो क्या कहना चाह रही है। सामान्य मानव ले, लेकिन चेतन मन जो है वही न ग्रहण करता है कुछ। तो उसने ग्रहण किया और वहाँ से ही मतलब आवाज़ में शब्द की शुरुआत होती है और यह संकेतात्मक रही होगी। संकेतात्मक से ये भाषा मतलब इस तरह से जो आवाज़ निकली उसकी, आज हम जानवरों को देखते हैं, जानवर मेरी बात समझते हैं, हमारी बात समझते हैं, तो क्या संकेतात्मक भाषा ही है। हम उसको, जैसे कुत्ता है, उसको अतू अतू करते हैं तो वो मेरे पास आ जाता है। तो इस तरह से माने भाषा के विकास में नवपाषाण काल में जो उत्तर बिहार के जो हाजीपुर से लेकर के महनार तक के क्षेत्र में लोगों ने निवास किया। मेरा अपना मतलब शोध है, मेरा अपना मानना है कि वहाँ से विकास शुरू होता है और भाषा वहाँ से जन्म लेती है और वही आगे बज्जिका का नींव पड़ जाता है वहाँ पर। भले बीच में बहुत सारी बातें आई, बहुत सारे समय आए, उसमें बदलाव आया, लेकिन नींव वहीं पर गई उस बज्जिका जो आज बज्जिकांचल है। तो नवपाषाण काल का जो उत्तर बिहार का वो क्षेत्र है वो आज का बज्जिकांचल है। अब उसका प्रचार प्रसार, सवाल है कि गवर्नमेंट ने बिना संरक्षण के किसी का विकास नहीं होता है, किसी न समाज का न संस्कृति का। अशोक ने भी उसके काल में जब संरक्षण मिला तभी वो आगे बढ़ा। तो जब तक हमें सरकारी उस भाषा को संरक्षण नहीं मिला, सरकारी पक्ष से, जैसे उसके लिए है अथी का बनना है, अकादमी का बनना है, कोड मिलना है, जनगणना कोड तक नहीं है। इसके वजह से उसके
प्रसार में भी और प्रचार में भी, दोनों में फर्क पड़ रहा है। तो फिर नजरअंदाज और किया गया। ये मेजर बात है ये। दूसरे कि सब लोग, कहा जाता है कि सभी लोग नहीं जानते हैं, जब तक जनगणना में कोड नहीं बनेगा, सभी लिखेंगे नहीं कि मेरी भाषा बज्जिका है, तो कैसे उसकी संख्या बढ़ेगी। दूसरी बात ये है कि जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ उस समय हमारे इलाके के स्वतंत्रता सेनानियों से ही मेरी बात हुई। उन लोगों ने, हमारे यहाँ आज भी हिंदी लिखने वाले हैं, जो जनगणना कोड, जो जनगणना होता है उसमें सभी लोग हिंदी लिखते हैं। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी हिंदुस्तान के लिए, भारत की लड़ाई लड़ी थी कि सिर्फ वैशाली, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए यही, माने वो लोग राष्ट्रवादी थे तो अपना हिस्सा गंवाए, जो लोग इसमें सचेत थे वो लोग आगे बढ़ गए। तो मान लीजिए कि हम आज जग गए हैं तो हम आज से ही, लेकिन हमें उसकी स्वीकृति मिलने चाहिए, हमें अपनी भाषा का आधिकारिक अधिकार मिलना चाहिए ताकि वह विकास कर सके। फिल्म में भी लोग क्या सोचते हैं, अरे इसको कौन देखेगा, अपने ही समाज में लोग बोलते हैं कि इसको कौन देखेगा। एक बार की अगर सरकार इसको एक्सेप्ट कर ले तो आराम से इसका फिल्म के क्षेत्र में देखिए कैसे लोग दौड़े आते हैं, दूसरी भाषा वाले, अंग्रेजी हिंदी वाले लोग इस भाषा में काम करने के लिए, क्योंकि इतना समृद्ध परंपरा है इसकी। सामाजिक परंपराओं पर ही लोग फिल्म बनाते हैं ना, सामाजिक जो स्थिति है उसी पर फिल्म बनाते हैं ना। इसमें एक से एक चीज़ भरी पड़ी हुई है, लेकिन लोगों का ध्यान नहीं जाता है, इसलिए कि यह विकसित नहीं है, इसको कौन देखेगा, इसको कौन समझेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यह अष्टम अनुसूची में भी जाए, अकादमी बने सबसे पहले, और जो प्राथमिक कक्षाओं में जो पढ़ाई का हुआ है सबसे पहले प्राथमिक रूप से उसको लागू किया जाना चाहिए, ताकि घर के बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इसको समझ सके, जान सके और अपने से दूसरी ओर इस बात को फैला सके। नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, गंभीर विषय है, भाषाओं का विषय, जनरली इसकी चर्चा हम लोग नहीं करते हैं, और खासकर क्षेत्रीय भाषाओं की, तो थोड़ी सी गंभीरता से कुछ देर आप इस परिचर्चा को सुने। विद्या जी से मेरा सवाल है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे दर्शक हैं वो कम उम्र के युवक और युवती हैं, तो इनके और हमारे लिए आप बताना चाहेंगी कि इन क्षेत्रीय भाषाओं का भूत, वर्तमान और भविष्य इन युवक युवतियों के दृष्टिकोण से क्या है? इसमें भविष्य तो विशाल है, लेकिन पहली बात यही है कि जैसे आप पढ़ाई की ही बात से मैं शुरू करती हूँ कि प्राथमिक कक्षा से अगर पढ़ाई शुरू होगी तो आप उससे इंटरेस्टेड होंगे। अभी आपकी रुचि नहीं है कि हम कोई गीत गाएं, अभी माने आपके घर में भी जो आपकी माँ हैं, बहनें हैं, अब लोगों में ऐसा मतलब एक क्रेज बढ़ गया है कि लोग हिंदी का गाना, लोग गाना सीखता है, गाता है। शादी विवाह में अब कोई प्रथा का कोई गीत घर में नहीं होता है। इसके पीछे कारण क्या है? लोगों का मन भाग गया है कि नहीं, उस तरफ ज़्यादा भीड़ है, हिंदी के तरफ जाओ। हम लोग के यहाँ आप सभी, हर किसी के घर में, चाहे कोई भी इलाका हो, शादी विवाह में 1 महीना पहले से गीत होता था, उसमें हर किसी को गीत याद होता था। बेटे की शादी हो, बेटी की शादी हो, उपनयन हो, मुंडन हो, ये सब, और यह सामाजिक एकता का भी बड़ा कारण था। आज देखिए, आज हॉल में ही सभी लोग मोबाइल लेके बैठे हैं। आज गांव घर में भी लोग किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो मोबाइल लेकर बैठते हैं, यानी संवादहीनता हो गई है। तो जब तक हम अपने घर की उस क्षेत्रीय अपनी मातृभाषा को नहीं अपनाएंगे तब तक हमें सामाजिकता नहीं आएगी। हमें बाहरी भाषाएं जो हैं, हमें मोबाइल जो हैं, हमें अलग करती हैं। सबसे पहले एकजुट अगर कोई करती है तो हमारी मातृभाषा है। हम अगर कहीं बाहर जाते हैं, आप जाते हैं, तो अगर अपनी भाषा में कोई मिल जाता है तो अरे ये पटना से ही आए हैं, अरे ये मुजफ्फरपुर से आए हैं, अरे ये सीतामढ़ी से आए हैं, तो एक आत्मीयता जगती है ना। तो आत्मीयता को आप सभी को जगाना पड़ेगा। दूसरे कि विकास के लिए जब तक सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है
जब तक कोई एजेंसी ध्यान नहीं देती है कि इस भाषा के विकास के लिए हमें कुछ करना चाहिए, और उसके लिए रोजी रोटी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जीवन यापन कैसे हो। हिंदी में हम इसलिए दौड़ते हैं, अंग्रेजी में इसलिए दौड़ते हैं। पहले हिंदी की भी दशा बहुत ख़राब थी। जो IAS IPS कमीशन में जो एग्ज़ाम देते थे, वो अगर अंग्रेजी में नहीं सवाल जवाब करते थे तो वो पास नहीं करते थे, चाहे कितने बड़े ब्रिलियंट हों। जब से हिंदी का समावेश हुआ है, तब से जो है सो हिंदी भाषी उसमें निकलने लगे हैं। उसी तरह से अगर क्षेत्रीय भाषाओं को दिया जाए तो क्षेत्रीय भाषा के लोग ज़्यादा निकलेंगे, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल है वो। अब जैसे मान लीजिए कि गांव में खेती होती है, बैगन रोपना है। शहर के बच्चे को पढ़ना पड़ता है कि बैगन कैसे रोपा जाएगा, उसका बीज कैसे होता है, उसका पौधा कैसे होता है। लेकिन वहाँ के बच्चे देख रहे हैं रोज़, उनके प्रैक्टिकल में है, तो उसको जल्दी बनाएंगे। आज क्या है, आज किसी को सुई धागा चलाने नहीं आता है, इसलिए कि सभी बाजार पर डिपेंड कर गए हैं। तो बाजार को अपने घर में रखना चाहिए। हाँ, रोजगार के लिए उसको वह रूप दिया जाए, लेकिन वह माने रूप देने के लिए पैसे की ज़रूरत है। बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। इसलिए हमें संसाधन चाहिए भाषा को आगे बढ़ाने के लिए। एक छोटा सा सवाल है मैम जी, से, आपने कहा प्राथमिक कक्षाओं में इन क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई होनी चाहिए, तो क्या इन क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाए जाने के लिए पुस्तकें उपलब्ध हैं? वो तो जब इसमें अगर आ जाएगा, सिलेबस में आ जाएगा, तो वो भी हो तो जाएगा, ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। संरक्षण की बात लिखे की जा है। रहे हैं, जो लिखे गए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। अगर होगा तो उसमें से भी अभी भी उपलब्ध हो सकते हैं वो। जी, ये भाषाएं रोजगारोन्मुखी नहीं हैं, इसलिए भी लोग इसमें ज़्यादातर घर में बोलना तो पसंद करते हैं, लेकिन उसके घर के बाहर शायद या गांव के बाहर इसको बोलने में, इसका उपयोग करने में लोगों को परेशानी आती है। सर यही इन तो भाषाओं से आवश्यकता यही है। तो समस्या है। एक मिनट सर, एक मिनट, आई हैव एन आंसर टू जी, यू। तो यही तो आवश्यक उसको रोजगार परक बनाना है। और इसके बनाने में सरकार का सहयोग चाहिए। सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लग रही है वो ये होती है, चाहे सरकार का कोई काम हो, नियम बनाने में क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं बज्जिका और उस तरह की क्षेत्रीय भाषाओं में। अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें गिना तो करते हैं पर तौला नहीं करते। तो नंबर्स काउंट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कौवे ज्यादा हैं, उनको राष्ट्रीय पक्षी तो नहीं बना सकते, मोर को बनाया गया है ना। तो जो मोरत्व है इन भाषाओं में, जो इनका पिकॉकिज्म है, उसको आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। आप सिर्फ इसलिए नहीं नज़रअंदाज कर सकते क्योंकि इनकी संख्या कम है, भाषा के प्रयुक्त करने वाले लोग कम है, उसको यूज़ करने वाले, इस्तेमाल करने वाले लोग कम है। वही समस्या सिनेमा में भी है। साहित्य में कुछ काम हो रहा है, इस सिनेमा में क्योंकि बहुत ज़्यादा फिनेंस इन्वॉल्व है, वो पैसे वापस कैसे आएंगे, उसको देखेंगे कौन, ये सबसे पहले वो बात आती है। अब अभी फिल्म बनी है, एक सेकंड बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, कि आजुर फिल्म बनी है जी, जो वो किसमें, बज्जिका में, बज्जिका में बनी है जी। तो वो पहुंची है, अपने मुकाम तक पहुंची है। तो मैं इसी जो लोग कुछ एफर्ट अपनी ओर से लगा रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कितने लोग हैं जो एफर्ट लगा सकते हैं। तो सरकार को इंटरवीन करना पड़ेगा, सरकार के संरक्षण में ही होगा। और मुझे नहीं लगता है बिना गंगोत्री को साफ किए हुए आप गंगा स्वच्छ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको एकदम स्रोत में जाना पड़ेगा। असल में सोच देखिए, हम यही समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं ना, वो थोड़ा इस तरफ मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको वही नंबर्स दिख रहे हैं कि कितने लोग हैं, मतलब जन समूह है इसके साथ। बज्जिका की बात जहाँ तक है, जन समूह अथाह है इसके पास, लेकिन जिनको कुछ करना है, जिनसे इसमें कुछ होना है, जो डिसीजन मेकिंग में है, हाँ, जो मेन स्ट्रीम में है, वो उन्हीं का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जग जाएं तो फिर बज्जिका या कोई भी भाषा पीछे नहीं रहेगी। जरूरत उन्हीं की है जी। हमारे दर्शकों के लिए विद्या जी, आपकी कई रचनाएं हैं, तो आप अपनी प्रमुख रचनाओं से यदि दर्शकों का परिचय कराएं थोड़ा सा संक्षेप में। अच्छा, तो मेहरबानी होगी। बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध बाबू, मुझे मौका मिला उसके बारे में कहने का। देखिए, मैं भी तो
सबसे पहले मैं बता दे रही हूँ कि मैं एडवांस मैथमेटिक्स की विद्यार्थी रही हाई स्कूल में। उसके बाद मैं बायोलॉजी की स्टूडेंट बनी। उसके बाद आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट बनी। आर्कियोलॉजी में ही मैंने पीएचडी वगैरह किया। मेरी भाषा बज्जिका थी, मैं लिखती भी। मैं गीत तो लगभग 7वें क्लास से मैं लिख रही हूँ। जो घर में जो होते हैं वो विंध्यवासिनी देवी का रेडियो पर सुनते थे, अरे ऐसा तो हम भी लिख सकते हैं, मन में ही अपने मन में सोचते थे। और मेरे घर में जो शादियाँ हुई उस समय की, मैंने नए नए गीत लिख करके उसमें रोज़ गाते थे। मेरी दादी वगैरह जो होती थी, चाची वगैरह, कहाँ से रोज़ ही गीत एगो ले अबै थी हैं, जो रोज़ नया नया गीत गई थी। तो मेरी रुचि थी, लेकिन मेरे पढ़ने का विषय अलग अलग था। बज्जिका में मैं आई, सियाराम तिवारी जी थे, उनके साथ प्रोफेसर सियाराम तिवारी जी जो शांति निकेतन में रहे, वो हमेशा पुरातत्व की किताब उनको दिए, तब वही बताए कि आप इतना अच्छा बोलती हैं, लिखती क्यों नहीं हैं। तो जब हम गांव गए तो हमें अपने ही घर में एक शादी थी। तो उस समय तो ये होता है कि गांव में पूछते हैं कि अच्छा फलाना दीदी से, फलाना फुआ से पूछो तो कि अब क्या होगा सो। तब इसमें आए कि भाई मनिया दीदी से पूछो कि क्या हो रहा है। मन में ही आया कि जब मनिया दीदी नहीं रहेंगी तो कौन बताएगा इस बात को, कौन बताएगी, तो इस पे कुछ होना चाहिए। तो मैंने लिखना तो शुरू किया हिंदी में कि जैसे जो विधि विधान होता है, गीतनाक होता है, तो पूरे विधि उसी क्रम में मैंने बज्जिका ब्याह संस्कार गीत हमने लिखा। और उसमें रीति रिवाज से लेकर के गीत तक मैंने उसमें डाला। लगभग 200-250-300 के लगभग के पेज की किताब है, जिसमें विधि के अनुसार विधि भी सारा है और उसमें उसी के अनुसार गाना है। इस विधि में क्या गाया जाएगा ताकि किसी को शादी के बारे में, बेटी और बेटा दोनों के। उसमें हमने अपने पुरखों का भी नाम लिखा, क्योंकि बेटी के विवाह में जो मंडप घी ढारी होता है, उसमें अपने पुरखों को आमंत्रित किया जाता है। हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम क्षेत्रीय भाषाओं पर बात कर रहे हैं, तो बीच बीच में फ्लेवर के लिए आप कुछ अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो उसमें हमने वही किया कि उसके अनुसार मैंने गीत लिखा और ये हमने बताया। तो वहीं से बज्जिका की किताब लिखने का, मैंने बज्जिका के किताब लिखे के शुरुआत हमर वहीं से भेल। और पहला किताब बज्जिका ब्याह संस्कार गीत निकलल। ओकरा से लोग के ये प्रेरणा मिललै कि हम अपन सारा पूर्वज के नाम, जहाँ से हमरा मालूम रहे, बाबा हमरा भाई के जन्म में लिखैले रहत, तब हुनका से सुन के हम नोट कैले रहे, गीत गवैत रही, आ वो तैयार हो गलक। ऐसे समुच्चा बज्जिकांचल में, उत्तर बिहार में, चाहे अन्य लोग में भी बात गली की तो बहुत बढ़िया बात भेलै कि ऐसे अपन पुरखा लोग के नाम में आ गेलक। ऐसे लोग के तो अपन बाबा के भी नाम और परबाबा के याद न रही छी। खैर, तो हम तो बोलम तो बज्जिके में बोले चल जा सकै छी। तो केकरो समझे में तकलीफ नहीं ना हो रहा है, तो नहीं सब समझा ना, जे बोल रहा थी ना, समझाओ ना, जहाँ दिक्कत हो तो बताइए। हिंदी में बोलवाई, अंग्रेजी में बोलवाई, ठीक है ना। हाँ, मैंने अच्छे से तू अच्छा से सुना। और हाँ जी भाई, बज्जिका का मतलब बज्जिका है, कर्कश नहीं है, तो एक एक करके बोलते हैं। जी जी नहीं है। हाँ, बहुत हाँ, बढ़िया। दोनों में मेल बहुत है। हाँ, मेल, हाँ, थोड़ा सा खाली लिखे के अथी में टोन में फर्क है तनका सा। सवाल जवाब भी होता है, तोरो सवाल ले भाई। तो ए तरह से हम बज्जिका ब्याह संस्कार गीत लिख ली। ओकरा बाद आयल बाल मंजरी भी लिखल हो। बज्जिका बाल मंजरी भी, जब बच्चा सबके 1 से 5-6 क्लास तक के बच्चा के लेलू किताब है। ऐसे हम पत्रिका लैली है, से बंटवा दे हम अपने सके भी, जे पत्रिका निकालै छी पहरुआ, बज्जिके के विकास के लेल निकालै ले। तो हम ओकरा बाद ई आयल ब्याह संस्कार के गीत आ गेलक ओ तरह से। ओकरा बाद कथा के जमाना आयल, तो हम मन में बहुत कौंधैत रहे कि समाज में बहुत तरह के बात देख के कि अच्छा तो लिखे के चाहिए। ओ तरह से बज्जिका
ये हमर घर, ई सवाल हमारा मन में बहुत चुभैत रहे। तो हमर घर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो ई हम किताब लिखली जेमें हमर घर माने जैसे कि लड़की जब शादी हो गई 5-6 बरस के बच्ची के बियाह हो रही है, ओकरा पते नहीं कि हाँ हमारा बियाह हो रहा है, हमर दोंगा है। जाए के बेरी जब ओकर मतारी देखे छी कि जैसे तैसे ही रह रहा है कि बेटी बउआ तोरा तो ससुराल जाए के है। अब वो पूछे छै कि ससुराल कथी होई थे? तो ससुराल माए बाप के घर नैहर और ससुर सास ससुर के घर ससुराल। इधर भी खाली कुर्सी है। उसी समय वह प्रश्न करती है कि वो ससुराल है, ससुर सास ससुर के घर ससुराल, ई माए बाप के घर नैहर। तो हमर घर यह प्रश्न पर वो कहानी है। और ओकरा में अन्य कहानी भी है, जो सामाजिक कहानी है, नारी विमर्श के कहानी है। तेसर किताब है बज्जिका बाल मंजरी, जे छोट लड़का सके पढ़े वाला है। लड़का से ओकरा बहुत मनोयोग से याद करैया। हम एगो 2 लाइन सुनबै छी हम अपने सके जे मने अथी जी के बिल्कुल बिल्कुल। बज्जिका बाल मंजरी के पहला जे विनती है। एक मिनट मैम, विद्या के वॉलंटियर्स वरदान दियु वेद माता गायत्री, शिक्षा के वरदान दियु वेद माता गायत्री। 24 अक्षर बड़ा महान, हमरा दियु 24 ज्ञान। 24 अक्षर बड़ा महान, हमरा दियु 24 ज्ञान। ज्ञान के वरदान से महान बनाऊ गायत्री, विद्या के वरदान दियु वेद माता गायत्री। ऐसी सब है और भी बहुत बच्चा लोग सुंदर, के। बहुत सुंदर। तो ये तीन किताब है अभी तक प्रकाशित है। एक सियाराम तिवारी जी के जमा कैल 85-86 के कविता के हमरा संपादन करे के लेल देलन। हुन कहलन कि हम तो नहीं कर सके, हम न कर सकेली, अपना ही के हम दे रही है। मन रहे अपने करे के, लेकिन न कर पैली, अपने एकरा करूँ। दुर्भाग्य से हुन तो चल गेलथिन। और प्रेस में तैयार है, संजोग से ये महीना में कल परसों आवे के रहे, लेकिन ना आ पैलक है। तो बज्जिका के लोढ़ल फूल, बज्जिका के लोढ़ल फूल आ रहा है, उस संपादन में है। एकरा अलावे बज्जिका मंजरी पत्रिका के संपादन कैली। बज्जिका पहरुआ के संपादन हो रहा है, अभी चल रहा है, जे अपने सबके बीच हम बंटवा देले। तो हमर रचना ये और काम रोज जारी है। अन्य विविध पत्र पत्रिका में संयुक्त किताब सब में भी बंगाल में भी बेबी कार फोरमा हतन, हुन हमर बज्जिका के लघु कथा के अनुवाद बंगला में कैलन है। राम कुमार घोटर हतन, हुन अपना किताब हमर बज्जिका कविता के अनुवाद कैलन है। हुन अपन किताब हमरा भेजलन है बज्जिका में अनुवाद करे के लेल कि विद्या जी इसको आप ही कर दीजिए। तो ए तरह से मतलब हम लागल हती बज्जिका के सेवा में। बाकी राम कथा के समान बज्जिका है। बीमार होइत में भी बहुत तबीयत ठीक ना रहे लेकिन हम की बज्जिका का जहाँ होगा, जहाँ कहीं भी होगा, वहाँ मैं पहुँचती हूँ, ताकि और इसका परिणाम भी दिखाई देने को मिल रहा है। जी विद्या जी, बज्जिका में तो आपने काफ़ी काम किया है, लेकिन आप बज्जिका के अलावा जो बिहार में क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके वर्तमान और भविष्य के बारे में आपकी क्या राय है? कि इसमें मैथिली तो अपने आप पूर्ण है वो, बस कि किसी कहीं कहीं पर तो ये भी वक्ताओं को कहते सुना मिला कि हम हिंदी के साथ हम कंपटीशन में हैं, तो वो समृद्ध हैं वो। तो बाकी बच गई 4 भाषाएं, जिसमें एक भोजपुरी है, तो भोजपुरी भी समृद्ध है। बज्जिका, अंगिका, मगही बच रही है। इसमें
इसमें अगर देखिए सबसे कमी अगर है तो सरकार का इस फॉर्म के प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी संरक्षण की सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वो इस पर ध्यान दें और इसको देखें अपना आश्रय दे करके कि बज्जिका अंगिका मगही क्या करती है सो जी। वो कहाँ पर, देखिए मैं ये बताने में हमको संकोच नहीं हो रहा है कि बज्जिका के जो गीत हैं वो मैथिली में भोजपुरी में गाई जा रही है। यहाँ तक कि आदरणीय वो नहीं रही अब शारदा सिन्हा जी जी वो भी जो गीत गाती थी मैक्सिमम गीत समझिए कि वो बज्जिका की ही होती थी, लेकिन उसमें भोजपुरी कह के मैथिली करके गाती थी। एक गीत है जो बज्जिकांचल के लिखे हुए हैं, ये जगदम्बा घर में दियरा बार अली है, ये गीत पूर्णतः बज्जिका की है और बज्जिका में लिखा गया है, बज्जिका में गाया गया है। लेकिन वो हमने एक जब लिखा कि ये मैथिली में, किसी ने पोस्ट किया था कि कितना अच्छा मैथिली में गाया गया है, हमने उसमें लिखा कि एक क्या नाम है, उसमें मैंने लिखने वाले का नाम भी लिखा था कि फलाने ने इस गीत को लिखा है, फलाने पत्रिका में निकला हुआ है और यह पूर्णतः बज्जिका का गीत है, न कि मैथिली का है जी। तो इस तरह से अन्य बातों में भी है कि बज्जिका की जो चीज़ें हैं उस भाषा में सांस्कृतिक चीज़ भी आप देखिए, माने कला के क्षेत्र में भी एक समय था। देखिए बज्जी गणराज्य का में 16 जनपदों में 8 जनपद शामिल था ना, उसमें विदेह भी था। उस समय मिथिला तो कहीं नाम, एक जगह था, एक जगह का नाम है मिथिला है, लेकिन वो कोई राज्य नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र में भी अगर कोई संस्कृति गई है तो बज्जिकांचल से ही गई है, क्योंकि यह उद्भव स्थल है जहाँ से किसी चीज़ का उद्भव होता है, संस्कृति का उद्भव हुआ, विकास हुआ, तो यहाँ से पहले निकलेगी या जो लास्ट में है वहाँ निकलेगी। तो ये फैली एक दूसरे से, इसमें तो भाषा है, संस्कृति है, ये तो आपस में मेल जोल करने का विषय ही है। जिसको जो अच्छा लगता है वो अपनाता है। हमें अंग्रेजी का गीत अच्छा लगता है तो हम उसको अपनाते हैं, बज्जिका का लगता है उसको अपनाते हैं, मैथिली का जो अच्छा लगता है, किसी भी भाषा का है। अभी देखिए रविंद्र संगीत कितना प्रसिद्ध है, तो पसंद आने की बात है। तो ये तो संवाहिका है ना, जिसमें आदमी का मन रम जाता है, उन भाषाओं उसमें को वो चला जाता सरकार का और लोगों का समर्थन भी मिला, इसलिए इसको समर्थन की आवश्यकता जी, है। बिल्कुल, उसके बाद देखने की बात है कि इसका विकास किस तरह से होता है, फिल्म किस तरह से बनता है, इसका आर्ट कितना विकसित होता है। आप भूसरा का देखिए जो सुजनी कला है, हम उसको बज्जिका कला कहते हैं। हमने कई लोगों को परामर्श दिया इस मामले में कि जो इस क्षेत्र की जो नई चीज़ों पर जो लोग आप पेंटिंग बना रहे हैं, चाहे थ्रेड वर्क कर रही हैं, उसका नाम आप लोग बज्जिका पेंटिंग या बज्जिका थ्रेड आर्ट, मान जो भी है उसमें बज्जिका लगाइए। सीकी कला है, सीकी कला मधुबनी की सीकी कला, सीकी वहाँ पर आया कहाँ से? सीकी का जन्म जो है सो बज्जिकांचल में ही है, चौर में उपजता है। तो यहाँ से लेकर के वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो बना रहे हैं, हम लोग के घर में भी बनता है। तो ये आदान प्रदान है, इसको आप ये मान करके चलिए, हमको किसी से वैमनस्य नहीं है। हमारी चीज़ को अगर कोई बनाता है तो हमको उसमें हर्ज क्या है? जी 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 जी, इसका विकास हो रहा है। हाँ। लेकिन जड़ को छोड़िए नहीं, जो बुनियाद है बुनियाद को नहीं छोड़िए। मेरा कहना यही है कि उसका आश्रय दीजिए कि बुनियाद से हम कहाँ से आए हैं और हम विकास करें, जहाँ विश्व के किसी भी क्षेत्र में इसका विकास हो सकता है और सब लोग जो अच्छा लगेगा वो करना ही चाहिए। तो इसलिए इसको अहमियत मिलनी चाहिए और सबसे पहली बात है कि वही सरकार का संरक्षण सबसे पहला है। अब देखिए कि अंग्रेजी एक शब्द सिर्फ और बोलना चाहूँगी जी प्लीज। कि इंग्लिश पढ़ने के लिए तो किसी ने नहीं मांग की है। सरकार अगर गिनती है कि इसमें माने संख्या नहीं है, आप सर्वे कर लीजिए ना जा करके और किसी से पूछिए मत, खाली आप ईमानदार आदमी को लगाइए। आप किसी से बज्जिकांचल के क्षेत्र में, इवन कि दरभंगा में जा करके, दरभंगा के पश्चिमी पट्टी में जा करके और एक समुदाय को छोड़ करके आप बाकी से जाकर बात कीजिए और लिखिए कि हाँ ये क्या बोल रहा है, किस तरह से बोल रहा है, तब आपको उसके सही जनसंख्या का पता चलेगा। तो इसलिए इसको इस रूप में संरक्षण मिलना चाहिए। पढ़ाई के लिए मैं ये कहना चाह रही थी अंग्रेजी के लिए
कि अंग्रेजी तो किसी ने नहीं कहा है कि हमको पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाई होती है ना, लोग पढ़ रहा है, जो नहीं पढ़ना चाहता है वही पढ़ रहा है क्योंकि उसको पास होना है। तो बज्जिका को अगर लागू कर दिया जाएगा तो क्या बच्चे नहीं पढ़ेंगे? वो तो और शौक से पढ़ेंगे, उसको उनको आनंद आएगा उसमें। तो मेरा इस मामले में ही कहना था। नहीं, मैं आपके साथ हूँ। दरअसल अंग्रेज़ी और दूसरी भाषाओं को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं और सबका अलग अलग प्रयोग भी है। मैं मानता हूँ कि मातृभाषा हम सबकी बहुत सबसे करीब हमारी माँ है। हम लोग अपने सपने में विदेशियों को भी देखते हैं तो वो हमारी मातृभाषा में सपने में बात करते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में वही है जी। और आपका ये कहना भी सही है, संरक्षण की आवश्यकता है और सरकारों को भी चाहिए क्योंकि वहाँ भी नंबर्स ही देखते हैं कि कहाँ वोट बैंक ज़्यादा है, उस पर ज़्यादा जल्दी काम हो। सिनेमा बनाने की भी बात है तो ज़्यादा दर्शक किस में हैं, उधर जाते हैं लोग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस भाषा के लोग और उसको प्रैक्टिस करने वाले लोग उस पर आवाज़ ना उठाएं, मांग ना करें, नहीं तो भाषाएं दम तोड़ देंगी। हम लोगों के इस सत्र में ये भी व्यवस्था है कि अगर आप चाहें तो हमारे वक्ता से सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन बिना किसी कलरव के अगर आप हाथ उठाएं आपको सवाल पूछने का मौका मिलेगा। अपना संक्षिप्त नाम बताकर एक व्यक्ति एक ही सवाल पूछेगा। दूसरी बात, सवाल पूछने के क्रम में वहाँ से वोट ऑफ थैंक्स नहीं हमें चाहिए। आप वहाँ से एक और वक्तव्य नहीं शुरू करेंगे, ये हमारी गुजारिश है। आप पहले सोच लीजिए, अच्छे से अपना सवाल बना लीजिए, मन में फ्रेम कर लीजिए और एक संक्षिप्त और प्रासंगिक सवाल, क्योंकि विद्या चौधरी जी आई हैं और हम लोगों का सौभाग्य है उनको सुनने का मौका मिल रहा है। उनसे सवाल कीजिए अपना परिचय देकर, संक्षिप्त और प्रासंगिक सवाल। जी आप बताइए, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम किशन राज है, वैशाली ज़िला से आता हूँ। पढ़ाई मेरी विश्व भारती शांति निकेतन से चल रही है। तो आजकल माता पिता के द्वारा ही कहा जाता है कि जो क्षेत्रीय भाषा उसका प्रयोग नहीं करो, क्योंकि मैं खुद रहा हूँ तो मैंने भी ये फेस किया है। और दूसरी बात कि अभी के जो साहित्यकार है अगर वो बज्जिका भाषा, भोजपुरी, मैथिली अगर उसमें लिखते हैं तो उसकी क्या संभावना है, इस पे मैं जानना चाहूँगा। क्योंकि मैं भी बज्जिका में लिखता हूँ, मतलब घर वाले मना करते रहे लेकिन फिर भी जो है अच्छी बात है जी। आपने जो अपनी समस्या रखी कि घर में माता पिता अपनी भाषा बोलने से मना करते हैं, असल में वो स्कूल के प्रभाव में आ गए हैं। चूँकि अब गांव-गांव में कॉन्वेंट और ये सब स्कूल खुल गया है। अब क्या स्थिति क्या हो गई है कि बच्चे ना हिंदी ठीक से बोल पाते हैं, ना अंग्रेजी ठीक से बोल पाते हैं, और ना अपनी भाषा बोल पाते हैं सही से। लेकिन उनको लोभ है कि अरे मेरा बच्चा अगर ये बोलने लगेगा तो लोग बैकवर्ड कहेगा। तो ये उनके भूल को मिटाना है। जैसे आप सजग हैं ना, आप सजग हैं, आप लिखते भी हैं, बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी हुई। और आप हमसे जुड़िए, हमारी पत्रिका में आपकी बातें छपेंगी। चलो, इनाम मिल गया। तो आप जो लोग जागरूक होने की ज़रूरत है, आप उन्हें समझाइए कि ये हमारी, बल्कि तुम नहीं बोल रही हो अब, लेकिन तुम्हारी माँ, आपकी नानी ज़रूर बोल रही होंगी बज्जिका, और वो बज्जिके में उनको पढ़ाया होगा, बढ़ाया होगा, पाल पोस करके बड़ा किया होगा। लेकिन आजकल स्कूल का प्रभाव है, घर में भी लोग अंग्रेजी इसीलिए बोलते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल में इंग्लिश सही से नहीं बोल पाएंगे। हमें अब अपनी भाषा पर गर्व करनी चाहिए कि हम बज्जिकांचल के हैं, हम भारतीय हैं। पहली बात, हम भारतीय हैं, बिहार के हैं, और हमारी मातृभाषा बज्जिका हो, अंगिका हो, मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, जो भी हो। लेकिन पहले हम सीख करके आए हैं क्या? निश्चित रूप से घर में आपके नाना नानी, बाबा दादी निश्चित रूप से आपकी अपनी भाषा में बोले होंगे। हमारे यहाँ तो IAS लोग भी अगर जाता है, अगर वो लोग हिंदी में बोलता है तो दादी बोलती है, ए अंग्रेजी में न बोल, हाँ अंग्रेजी में मत छाँट। तो वहाँ से वो फिर शुरू हो जाते हैं गरबा में। तो ये स्कूल का प्रभाव है बउआ, ये इसमें स्कूल का प्रभाव है। तो आप लोग सजग हैं, अब सजग होइए और दूसरों को भी सजग कीजिए, दूसरे बच्चों को भी। इसमें हीन भावना तो साफ ही निकाल देना है। ये आपको गर्व दिलाएगा, ये एक तरह से नया उभार ले रहा है। अपनी मातृभाषा जो है
नया उभार ले रहा है। आप इसमें काम कीजिए, आप किताबें लिखिए, अच्छी चीज़ें लिखिए, निश्चित रूप से पसंद की जाएंगी। और बज्जिका भाषा में लिखी गई चीज़ें बहुत पसंद की जाती हैं। सिर्फ उसको ढंग से, तरीके से और उसी रूप में उसको लिखिए, और मैं आपको स्थान देने के लिए तैयार हूँ। दूसरा इसलिए अगला उसको प्रश्न बढ़ाइए। और किन्हीं का जी। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मेरा सवाल है मैम कि हम लोग हिंदी को तो समझते हैं, बोलते हैं, पर मगही जो थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं पर उसका लेखन नहीं कर पाते हैं। मेरा मूलतः सवाल यही है कि उसका हम लेखन कैसे करें, जो उसका जो वो है, मतलब व्याकरण तो व्याकरण है, ना व्याकरण सही से मिलता है, ना साहित्य सही से मिलता है। उसके बारे में पूरा प्रचुर साहित्य उतना नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है कि शायद पटना यूनिवर्सिटी जो भी हो, मगही पर अपना वो काम कर रही है, मगही भाषा पर शायद वो अपना कोर्स डेवलप किया है, पर उतना वो नहीं पूरा मिल पाता। हम कैसे इसके ऊपर लिखें, ये इसके बारे में प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहाँ पर प्रश्न आ गया ना कि उनको ये चीज़ उपलब्ध नहीं होता है। अगर यह क्लास में पढ़ाई होने लगे तो आराम से उपलब्ध होने लगेगा। व्याकरण है, मगही का, बज्जिका का, अंगिका का, सबका व्याकरण है, लेकिन उसका प्रचार नहीं है। किताब की दुकान वाले उसको रखते नहीं हैं, है भी तो नहीं, आप आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, इस नालंदा लिटरेचर फेस्टिवल में भी कुछ स्टॉल्स लगे हुए हैं। वहाँ मगही अकादमी का भी स्टॉल है। वहाँ आपको मगही से संबंधित कुछ साहित्य, व्याकरण भी उपलब्ध होगा। यदि आप लोग देखना चाहें, खरीदना चाहें तो वो स्टॉल पे उपलब्ध है। हाँ, ये बताए आप उसमें देखिए। और दूसरी देखिए, ये भाषाएं जो हैं ना, मुख्य रूप से जैसे बोली जाती हैं वैसे लिखी जाती हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं उसी तरह से आप लिखिए, और उस तरह से लिख करके आप डालिए। जी, आपका सवाल। नमस्कार सर, मैं राकेश कुमार सिन्हा, जी। जवाहर नवोदय विद्यालय राजगीर से हूँ। जी। मेरा सर जन्म वैशाली में हुआ और मेरी मातृभाषा सर बज्जिका है। मैं मैडम से ये पूछना चाहता हूँ, मैडम इसके विकास, संवर्धन और उत्थान के लिए हम लोग, जैसे कि मैं चूँकि बज्जिका बोलता हूँ और घर में भी हम लोग अच्छे से बोलते हैं, लेकिन हम लोग कभी भी नाटक के माध्यम से या चलचित्र के माध्यम से या कोई अन्य माध्यम से, इसकी कोई पत्रिका नहीं आ रही है या चलचित्र नहीं आ रहे हैं, तो इसका विकास कैसे होगा? मैं चाहते हुए भी, मैं खुद चाहता हूँ कि इसके ऊपर मैं लिखूँ, क्योंकि मैं अंग्रेजी में तो लिखने की कोशिश करता ही हूँ, लिख रहा हूँ, लेकिन बज्जिका में भी लिखना चाहता हूँ। इसके भी उद्गम, उसके भी विकास के लिए, संवर्धन के लिए मैं चाहता हूँ कि कोशिश करूँ, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। या सरकार का भी ऐसा कोई, या निजी जो बिहार सरकार है इसका भी कोई हम नहीं देख रहे हैं कि प्रयास है, या हम लोग को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा है कि इसके विकास के लिए, संवर्धन के लिए कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए मैडम क्या, कहाँ हमको जगह मिलेगा? असल में देखिए, ये आपको नाटक के लिए एक बात ज़रूर है, सही है कि इसकी संख्या नगण्य है, लेकिन नाटक लिखने वाले और करने वालों की कमी नहीं है। हाजीपुर में आपको सुधांशु चक्रवर्ती हैं, उनका हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। वो किसी प्लेटफॉर्म से नहीं है, लेकिन वो नाटक लिखते हैं और खुद से नुक्कड़ नाटक करते हैं। जी जी। अखौरी चंद्रशेखर जी हैं, वो पुराने मतलब मंच के अच्छे मजे हुए मतलब कलाकार हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये अनुरोध होगा एक तरह से कि आप युवा लोग हैं, आप लोग इसमें एफर्ट लगाइए। जैसे मैंने कहा कि सुधांशु चक्रवर्ती जी लिखते हैं, अगर आप अच्छी चीज़ को बना करके आप अपना 5 का टीम तैयार कीजिए। चूँकि आपको अभी कोई संरक्षण देने वाला नहीं है। संरक्षण कहाँ से मिलता है? कोई प्लेटफॉर्म हो, इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म बज्जिका में तैयार नहीं हुआ है। मेरा ये भी कहना है कि सरकार के अलावे भी जो सुविधा संपन्न लोग हैं वो इस भाषा को बढ़ाने में आगे आएं, ताकि इसको संरक्षण दें। कुछ हद तक जो नवयुवक कुछ करना चाहते हैं उनको सहयोग करें, लेकिन इसके लिए आपको अपना लगाना पड़ेगा। जैसे आप नाटक लिखते हैं ना, आप नाटक लिखिए, आप अपनी एक मंडली तैयार कीजिए और मंडली तैयार करके नुक्कड़ नाटक का जहाँ कहीं भी हो, आप राजगीर में हैं तो राजगीर में भी कर सकते हैं, वैशाली में है तो वैशाली में भी कर सकते हैं। जब आप करना शुरू कीजिएगा ना, तब आपके साथ लोग धीरे धीरे जुड़ना शुरू होगा। हर कोई इसी प्रतीक्षा में है
जो आपकी समस्या है वो हर किसी की प्रतीक्षा में ही है। हम लोग जो आगे बढ़े हैं, हम लोग जो करें, हम लोग को कोई पीछे से खड़ा करने वाला था। हम लोगों ने सोचा कि हमारी मातृभाषा है, हम पीछे हैं तो हमको आगे आना पड़ेगा, और हम आगे आएंगे ना तो कोई ना कोई मिल जाएगा। तो इसलिए पहला एफर्ट अभी चूँकि वैसा मेरी नज़र में कोई ऐसा मंच नहीं है जिसको हम बताएं, लेकिन अगर करना शुरू की माने सहयोग करने वाला, जैसे आप मंचित करना चाहेंगे तो बहुत मंच है जहाँ बुलाएगा आपको, लेकिन आपको सहयोग करे, आर्थिक सहयोग करे, ये शायद अभी हमारे नज़र में नहीं है। तो आप अपना एफर्ट लगाइए, अपनी मातृभाषा की सेवा करनी है, अपनी बात को आगे बढ़ानी है, तो 5 का 10 का टीम बनाइए और उस टीम के माध्यम से आप नुक्कड़ नाटक कीजिए और हमको भी खबर कीजिए। हम लोग भरसक देखेंगे ना तो देखने के बाद लोगों को उत्साह जगेगा कि अरे बज्जिका में भी हो रहा है, और उनको अच्छा लगेगा तो सपोर्ट भी मिलना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। तो अपना एफर्ट लगाने की जरूरत धन्यवाद। है। थैंक यू। अब हम लोग इस सत्र की समाप्ति की ओर जा रहे हैं। एक सवाल अगर संक्षिप्त आपके पास है तो ज़रूर पूछिए। जी, क्या नाम है आपका, सवाल क्या है? संक्षिप्त सवाल। मेरा नाम विकास चंद्र है और सवाल बहुत संक्षिप्त है मैम। जैसा कि आपने पहले बात किया शारदा सिन्हा के बारे में कि एक बज्जिका के गीत को ही वो भोजपुरी में, तो मेरा कहना था मैम कि लोग बज्जिका भी समझते हैं, भोजपुरी भी समझते हैं। हिंदी भाषी के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोनों को समझने में। तो हम बस इतना समझना चाहते कि ऐसा क्या रीज़न था कि वो बज्जिका को भोजपुरी में प्रस्तुत किए, बज्जिका को बज्जिका में भी कर सकते थे। तो ये मेंटलिटी हम जानना चाहेंगे आपसे कि क्यों ऐसा। देखिए, समझते तो सभी हैं, लेकिन चूंकि उसका नाम है, उसके नाम लेने वाले लोग बहुत हैं, बज्जिका का नाम लेने वाले लोग नहीं थे। आज जैसे हमको पता चला तो हमने कहा ना, लेकिन वह ज़माना था कि कोई कहने वाला नहीं था कि यह बज्जिका है, यह मैथिली नहीं है, यह भोजपुरी नहीं है। चाहे यह भोजपुरी है, मैथिली नहीं है, बज्जिका नहीं है। मैं थोड़ा जोड़ना चाहूँगा इस जवाब में कि भोजपुरी बोलने वालों की, समझने वालों की संख्या काफी बड़ी है। तो ये विशुद्ध कह सकते कि व्यावसायिक बात है। हाँ, उन्होंने बज्जिका से भोजपुरी में इसलिए किया कि उनके जो कैसेट हो, रिकॉर्ड्स हो, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इन चीजों में कई बार व्यावसायिक दृष्टिकोण भी होता है, उसे भी समझना होगा। साहित्य की जहाँ तक बात है तो बज्जिका का साहित्य कमजोर नहीं है। बज्जिका का साहित्य अच्छा जो नहीं है, हम समझते हैं कि सरहपाद की बात आ रही है ना, सारी भाषाओं का जन्म तो सरहपाद से माना जा रहा है। सरहपाद का समय कौन था? जिसमें बज्जीगण की स्थापना का काल है, वही सरहपाद का समय है। तो सरहपाद ने सभी लोक भाषाओं में काम किया है। सभी कहते हैं कि हमारी भाषा वहाँ से आई है, बज्जिका भी आई है, अंगिका भी आई है, सभी भोजपुरी सारी भाषाओं के लिए बात हो रही है। साहित्य भी क्रमशः समृद्ध होते आया है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं है और कमज़ोर नहीं है। चूँकि लोग चर्चा करना नहीं चाहते हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो बज्जिका जो है किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, ज़रूरत है उसको प्रश्रय देने की। बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि समय का अभाव है तो अगले सत्र की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई नालंदा साहित्य उत्सव के इस पहले आगाज़ में, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़ासकर आज के हमारे खास मेहमान विद्या चौधरी जी का बहुत बहुत शुक्रिया और इनका अभिवादन। धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। हम लोग अगले सत्र का आनंद उठाएंगे। धन्यवाद।